हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। देखिए, आज की वीडियो का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, और वो हमारा कितना आ गया था, वो आ गया था E = 1/4πε0 2p/r3। क्लियर है? यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति की बात करें तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी आई थी, जो लास्ट वीडियो में आपको बताया गया है, डेरिवेशन पूरा कराया गया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, देख सकते हो आप। और आज की वीडियो का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहला काम है हमारा कि अच्छे से इसका चित्र बनाना है। सही है कि वैद्युत द्विध्रुव ले लेना है एक। देखिए कैसे होता है। हमने सबसे पहले क्या करा, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, ये रहा A B, इसका नाम रख लिया। ठीक, मान लिया इधर हमारा प्लस क्यू आवेश है, इधर मान लिया हमारा माइनस का क्यू आवेश है। कोई दिक्कत नहीं है, चित्र ही मेन है इसमें वैद्युत क्षेत्र की, चाहे अक्षीय स्थिति हो या निरक्षीय स्थिति हो। यानी कि जो डेरिवेशन है हमारे ये वाले, इनमें हमारा जो चित्र है वही मेन है, वही सब कुछ है, उससे ही सब कुछ है। क्लियर है? ध्यान रखना, निरक्षीय स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति भी बोल देते हैं, जैसे अक्षीय स्थिति को अनुदैर्ध्य बोलते हैं, तो इस निरक्षीय स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति भी बोल देते हैं। ध्यान रखनी है बात। क्लियर? तो देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेना है। और आई होप सब आप अच्छे से नोट्स बना ही रहे होंगे, तो अपना अच्छे से हेडिंग डालिए, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हेडिंग डालने के बाद आपको क्या करना है, अब ध्यान से चित्र को समझ लेना है, बाद में बनाना है। कि माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, और वो अल्प दूरी कितनी होती है, 2L होती है। क्लियर है? इसका मध्य बिंदु हमने O मान लिया। इस मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, यानी कि यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक स्थित बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? यानी कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, और यही आपको लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए जो माइनस क्यू आवेश है इससे इसे मिला देंगे, जो प्लस क्यू आवेश है इससे इसे मिला लेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी की हमें आवश्यकता पड़ेगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है। तो देखिए, प्लस से वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है दूर की तरफ, तो प्लस के कारण हो गई, मान लिया E1 इधर हो गई। माइनस की ओर होती है तो मान लिया E2 हमारी इधर हो गई। क्लियर? E1 की डायरेक्शन प्लस से दूर की तरफ है, माइनस क्यू आवेश के कारण E2 की डायरेक्शन माइनस आवेश की ओर है। तो इनका जो परिमाण है वो कहाँ आने वाला है, तो इनका परिमाण बीच में आएगा, और परिमाण आ गया ये आ गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमें निकालनी है। क्लियर है इतनी बात? अब ये मध्य बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, L हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी L हो गई, क्योंकि मध्य बिंदु है तो दूरियां हमारी आधी आधी हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये देखिए, अब हमें प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी की। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो कर्ण का वर्ग होता है, यानी कि AP का जो स्क्वायर होगा वो किसके स्क्वायर के बराबर होगा, OP का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, OP का मान कितना है, L है, L स्क्वायर हो गया। OA कितना है हमारे पास, R दूरी है, R स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से AP का मान निकल कर आता है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, इसे भी नोट कर लेना है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास कितनी आ जाती है, √ में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये वाली दूरी। फिर ऐसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी यही हो जाएगी, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, ये दूरियों का पता होना जरूरी है, बिना दूरियों के बाद बनने वाली नहीं होती है। सही है? जैसे अक्षीय स्थिति में प्लस क्यू आवेश से दूरी ली थी और माइनस क्यू आवेश से दूरी ली थी, इसी प्रकार यहाँ से भी दूरियां ली जाती हैं। नोट्स अच्छे से बनाते रहना, ठीक है, मेहनत करो एक बार अच्छे से, फिर देखना क्या रिजल्ट आता है, मजा आ जाएगा। सही है? चीजें ऐसे तैयार हो जाएंगी कि मानो कि कुछ भारी है ही नहीं। ठीक है, ऐसे हो जाएगा विषय आपका
कि कुछ ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम फिजिक्स पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि चीज़ों को व्यवहारिक तौर से रिलेटेड करो, ठीक है, अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ो, और बहुत आसान है, कुछ भारी है नहीं, बहुत आसान चीज़ें हैं ये। कि भाई वैद्युत द्विध्रुव है, तो हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, ठीक है, ए बी नाम का। अब जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है यही आपको थ्योरी में लिखना है, सही है। तो पहले आप चित्र को अच्छे से बनाइए, ऐसे इतना चित्र बनाना है फिलहाल अभी, ठीक, ध्यान से चित्र को बस इतना बनाना है जितना आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या लिखना है सुनिएगा, कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर हुई इतनी बात? अब देखिए क्या होता है आगे। अब क्या होता है, अब इस चित्र में अगर हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E1 आएगी, और वो E1 का मान भी उतना ही आएगा जितना E2 का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दूरियां सेम है, आवेश सेम है, ठीक है। तो दोनों तीव्रताएं E1 E2 आ जाएंगी बराबर। तो अब हमें क्या करना होगा, ठीक है, पहले वहां तक देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ध्यान से देखना है, बस समझते रहना है बातों को, ठीक है, बाद में स्क्रीनशॉट वगैरह लेके नोट कर लेना कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, तो कितनी है, प्लस क्यू आवेश के कारण कितनी है, E1 है। तो ये हो गया हमारा E1 वेक्टर, मोड में लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण होती है Q अपॉन R स्क्वायर। तो Q कितना है हमारे पास, प्लस Q है, अपॉन R स्क्वायर, R का मतलब है इस प्लस Q से बिंदु P तक की दूरी, और ये कितनी हो गई, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गई। क्लियर? तो यहाँ से E1 का मान कितना आ जाता है, ये आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इसका होल स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा Q अपॉन, जब इसका होल स्क्वायर अंडर रूट में खोलेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट ये हट जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। सही है, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, जो आ जाती है हमारी E1 के रूप में, ठीक, Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ऐसे ही अब निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सही है। अब माइनस क्यू आवेश के कारण जब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो माइनस की ओर होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो ये क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू ले लिया, अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से E2 का मान निकल कर आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस हट जाएगा, मोड हटाएंगे तो Q अपॉन अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, और ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। सही है, यानी कि मोड का मतलब ये होता है, मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस कैसा भी चिन्ह हो हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाना है चीजों को। क्लियर है? अब देखिए जो मैं बात आपको समझा रहा था, E1 और E2 दोनों के मान आ गए सेम, जो समीकरण 1 और 2 में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कि भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 दोनों सेम आ गई। अब क्या किया जाए, तो अब क्या करना है, अगर इन्हें जोड़ते हैं, सही है, ध्यान से समझना बात को, अगर इन्हें जोड़ते हैं तो दूनी हो जाएंगी, घटाते हैं तो खत्म हो जाएंगी, ठीक। लेकिन अब चित्र को देखते हैं, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, माइनस के कारण इधर है, और इनका जो परिमाण है वो इनका बीचा बीच होगा, यानी कि ये होगा। अब ये हमें निकालना है, तो कैसे निकालना है, सही है। तो इसे निकालने के लिए इस वाले बिंदु P को हम यहां देख लेते हैं, एक बार ध्यान से देखिए बोर्ड पर। ये रहा मान लिया बिंदु P, क्लियर है, ये वाला बिंदु P यहां ले लिया। ये E1 की जो दिशा थी ये आ गई E1, जो E2 की दिशा है वो ये आ गई E2, और जो इनका बीच में परिमाण है वो ये आ गया E, जो हमें निकालना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, बस चित्र को समझते रहना है, बस बाकी कुछ नहीं है इसमें।
तो अब यहाँ पर ध्यान से समझना बात को कि भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ई का मान हमें निकालना है और इसके दो घटक बन गए हैं, एक E1 और एक E2। क्लियर। अब कोई भी अगर राशि वेक्टर फॉर्म में होती है, मान लिया ए वेक्टर लिखा हुआ है कहीं, तो जो सदिश राशि, सदिश का मतलब दिशाओं से होता है, ठीक है, यानी कि क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक से मतलब होता है। तो होरिजेंटल और वर्टिकल घटक उसके फैक्टर हमें चाहिए होते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं ए साइन थीटा प्लस ए कोस थीटा। ध्यान से समझते रहना बस, यानी कि अगर वेक्टर में लिखी हुई है कोई राशि तो वो दो घटकों में है, ए साइन थीटा ए कोस थीटा। जो साइन थीटा होता है ये होता है हमारा वर्टिकल यानी कि लंबवत ऊर्ध्वाधर घटक होता है, और जो कोस थीटा होता है ये हमारा क्षैतिज घटक होता है, ठीक है, क्षैतिज वाला होता है। क्लियर है। ऐसे यहाँ पर E1 की जब बात करेंगे तो इसके दो घटक होंगे, तो क्षैतिज वाला तो ये हो जाएगा, क्षैतिज वाला हो जाएगा ये E1 कोस थीटा, ऊर्ध्वाधर वाला हो जाएगा E1 साइन थीटा। ऐसे ही जब E2 की बात करेंगे तो इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा ये वाला, यानी कि ये हो जाएगा आपका E2 कोस थीटा, और ये आ जाएगा E2 साइन थीटा। सही है। अब ध्यान से देखो, हमने क्या करा कि जो E1 और E2 जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं थी उन्हें घटकों में तोड़ा, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। जो लंबवत वाला होता है वो ऊर्ध्वाधर घटक होता है, और जो क्षैतिज के साथ होता है वो हमारा क्षैतिज घटक होता है। तो अब E1 के दो घटक हमारे पास आ गए, एक आ गया E1 कोस थीटा और एक आ गया E1 साइन थीटा। ऐसे ही E2 के दो घटक आ गए, E2 कोस थीटा और E2 साइन थीटा। तो अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जो हमारे ऊर्ध्वाधर घटक हैं, देखिए साइन थीटा सेम है दोनों के साथ, E1 E2 यहाँ से सेम है, E1 E2 के मान दोनों समीकरण 1 और 2 में सेम आए हैं, तो ये वाले और ये वाले घटक हो गए इक्वल, और घटक हैं इक्वल और अपोजिट हैं तो ये एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल, ठीक है, निरस्त कर देंगे। तो बच्चे कौन से अब E1 कोस थीटा E2 कोस थीटा, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, और जब डायरेक्शन सेम होती है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है, और जब अपोजिट होती है तो घट जाती है, ठीक है। तो इन्हें जब घटाएंगे तो ये जीरो बन जाएंगी क्योंकि इक्वल है, निरस्त हो जाएंगी एक दूसरे से, और ये वाली ऐड हो जाएंगी। सही है। तो आपको अब क्या लिखना है, इतना चित्र ये इसके साथ ये भी बनाना है, और अब आपको लिखना क्या है, ध्यान से देखना है कि चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 के दो घटक होते हैं, दो घटक होते हैं, जिनमें से दो घटक कौन से, वही क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, जिनमें से लंबवत या ऊर्ध्वाधर घटक परस्पर क्रम से E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा निरस्त हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं, जबकि क्षैतिज घटक, जबकि क्षैतिज घटक क्रम से, क्षैतिज घटक कौन कौन से हैं, E1 कोस थीटा व E2 कोस थीटा परस्पर जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये आपको लिखना है, ठीक है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है वैसे आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। सही है। तो अब क्या लिखना है कि अतः, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। अब ध्यान से समझ लो बस, देखो लिखा हुआ क्या है, यही लिखा कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E1 E2 हैं उनके दो दो घटक हैं, एक क्षैतिज घटक एक ऊर्ध्वाधर घटक। जो ऊर्ध्वाधर घटक है क्रम से E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये परस्पर एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि क्षैतिज घटक E1 कोस थीटा व E2 कोस थीटा परस्पर जुड़ जाते हैं। तो अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, परिणामी तीव्रता हो जाएगी E इक्वल टू E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी होगी नहीं हालांकि, ठीक है। तो यहाँ देखिए E1 कोस थीटा E2 कोस थीटा। अब E1 E2 के मान कहाँ है, समीकरण 1 और 2 में हमारे पास हैं,
तो समीकरण 1 व 2 से मान रख दो। समीकरण 1 व 2 से E1 व E2 के मान रखने पर, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे आपको नोट करना है। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 का मान लगा दो, कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, साथ में कोस थीटा है तो कोस थीटा आ गया, प्लस E2 कोस थीटा, E2 का मान भी वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोस थीटा। क्लियर है। E1 का मान आपके सामने है, E2 का मान आपके सामने है। सही है। अगर इन्हें अब हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा, जितना घटक ये है उतना ही ये है। सही है। जितना मान ये लिखा हुआ है उतना ही मान ये लिखा हुआ है, यानी कि x प्लस x की बात चल रही है, तो अगर x और x में दोनों को ऐड किया जाए तो कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर है। और अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो फिर यहां से क्या करें, कॉमन ले सकते हो। ठीक है। तो देखो जितना पद ये है उतना ही पद ये है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये इसका दुगना हो जाएगा। ठीक है। या फिर ऐसे ना समझो तो सीधे सीधे एक काम करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को कॉमन लो, तो यहाँ क्या बचा, कोस थीटा, प्लस इधर से भी क्या आ गया, कोस थीटा, और कोस थीटा कितने हो जाएंगे, 2 कोस थीटा। बात वही है। ठीक है। इस तरह से कॉमन लेके लिख लो या फिर सीधे सीधे दुगना करके लिख सकते हो। सही। अब क्या होने वाला है, देखिए ध्यान से देखते रहना है, बस स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, थोड़ा वीडियो को पॉज कर लेना, बैक कर लेना। ठीक, क्योंकि पूरा डेरिवेशन लाना है, तो देखिए ध्यान से। अब क्या करें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E इक्वल टू, सही है, यहां से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर गुणा 2 कोस थीटा। सही है। 2 कोस थीटा। अब भी कोस थीटा जो है ये क्या चीज आ गई भाई, तो कोस थीटा यहां से देखो, कोस थीटा ट्रिग्नोमेट्री से अगर निकालें तो क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू होता है LA यानी कि आधार अपॉन KK यानी कि कर्ण। ठीक। आधार क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू, आधार क्या होता है, आधार होता है जिसके साथ कोण बना हुआ है। ठीक है। तो किसके साथ बना हुआ है, तो L, इस वाली भुजा के साथ। कर्ण कौन सी हो गई, बड़ी वाली भुजा जो है हमारे पास अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर। तो कोस थीटा का मान भी हमें यहाँ से मिल जाता है, और वो कितना आ गया, L अपॉन अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से अब क्या होगा, अब हम इनके मान लगा देंगे कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर गुणा 2 यानी कि 2 और गुणा कोस थीटा का मान कितना है, L अपॉन अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए Q इंटू 2L बन गया ऊपर, Q इंटू 2L दिखाई दे रहा है। और आवेश और वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है। कि चूंकि P बराबर कितना होता है, Q गुणा 2L होता है। सही है। तो यहाँ पर Q इंटू 2L कितना बन जाएगा, P बन जाएगा। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q इंटू 2L कितना बन गया, P अपॉन यहाँ पर हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये एक घात ये है और आधी घात ये है। ठीक है। हाफ ये है और 1 ये है, तो जब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 1 और आधा कितना हो जाएगा, 1.5 को लिख सकते हैं हम 3/2। क्लियर। अब फिर वही बात कि चूंकि L छोटा होता है R से, ठीक, जो L है ये वाली दूरी जो है ये R की तुलना में छोटी है, तो इसलिए L स्क्वायर और भी ज़्यादा छोटा होगा R स्क्वायर से। यानी कि अगर स्क्वायर कर दें, जो पहले आपको बताया था कि भाई 2 छोटा है 5 से, तो 2 का स्क्वायर करें तो 4 बना, और इधर करा तो 25, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई दे रहा है। वही बात। ठीक है। तो 25 की तुलना में 4 बहुत छोटा हो गया, ऐसे आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, और वैसे ही अल्पांश होता है वैद्युत द्विध्रुव के लिए। तो हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, यानी कि इसे नगण्य मान लेंगे, और नगण्य मानकर हम इसे छोड़ सकते हैं। ठीक। यानी कि इसके चित्र को इधर, ठीक है, चित्र ध्यान से अलग बना लेना है। पहले अच्छे से चित्र बनाना है, फिर जो थ्योरी बताई गई है वो लिखनी है, फिर डेरिवेशन करते रहना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P अपॉन, ये एल स्क्वायर को छोड़ दिया तो क्या हो गया, आर स्क्वायर, और घातें कितनी होंगी,
3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू आ जाता है यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की घात 3। क्लियर? ठीक, इतने न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। और यही होती है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान रखना है, बस थोड़ा सा अंतर है, अक्षीय स्थिति में आता है 2p अपॉन r की घात 3 और यहाँ आता है p अपॉन r की घात 3। ठीक है, तो ये आपके सामने हो गई है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। सही से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ आपको लिख लेना है पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सही है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इतना ऐड कर लेना। देखिए दोबारा ध्यान से, सबसे पहला काम क्या है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आएगा कि वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं तथा इसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, या फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसकी अक्षीय या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आए, या अक्षीय स्थिति आए या निरक्षीय स्थिति आए, सारे टॉपिक क्लियर हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसका बलयुग्म आघूर्ण पिछली वीडियो में कराया था, उससे आगे अक्षीय स्थिति हुई है और अब आ गई आपकी अगले लेक्चर में निरक्षीय स्थिति। ठीक, तो सबसे पहले क्या काम करना है, आपको हेडिंग डाल लेना है अच्छे से कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, निरक्षीय स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति भी बोल देते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाओ, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य के आगे, अनुदैर्घ्य होती है अक्षीय स्थिति, अनुप्रस्थ होती है निरक्षीय स्थिति। ठीक, फिर आपको क्या करना है, आपको फिर एक चित्र बनाना है, बिना चित्र के कुछ नहीं है इनमें, डेरिवेशन चित्रों से ही है। कि माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की तरफ हो जाती है, माइनस की ओर हो जाती है, तो इनका परिमाण आ जाता है बीचा बीच में E। यहाँ तक भी क्लियर? फिर हमें प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेनी है और वो आ जाती है E1। E1 का मान ये आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाती है। फिर ऐसी माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो वो E2 आ जाती है हमारी। सही है, तो वैद्युत क्षेत्र, फिर उसके बाद E1 E2 आ गए सेम। अब क्या करें भाई, जोड़ इन्हें सकते नहीं क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। ठीक है, जुड़ते कब है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, ये वाली कंडीशन हो जब, तब जुड़ते हैं। घटते कब हैं, जब अपोजिट हो। ठीक, अब ये ना तो सेम डायरेक्शन में है ना अपोजिट डायरेक्शन में है, ये तो अलग अलग हो रहे हैं। तो अब क्या किया जाए, तो अब इस चीज को हम क्या करेंगे, ये सदिश राशियां हैं तो इन्हें हम इनके घटकों में तोड़ लेंगे। सही है, क्योंकि निरक्षीय स्थिति है तो इसमें हम घटकों में तोड़ लेंगे, साइन थीटा कोस थीटा में। साइन थीटा होता है हमारा ऊर्ध्वाधर घटक और कोस थीटा होता है क्षैतिज घटक। ठीक, तो E1 जो है उसका हो गया क्षैतिज घटक E1 कोस थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक हो गया E1 साइन थीटा। ऐसे E2 का क्षैतिज घटक हो गया E2 कोस थीटा और इसका ऊर्ध्वाधर घटक हो गया E2 साइन थीटा। अब E1 E2 के मान सेम है, साइन थीटा का सेम है। ठीक है, तो E1 और E2 एक दूसरे को अपोजिट हैं तो परस्पर निरस्त कर देंगे और ये सेम डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता की बात करें तो क्या आ जाती है, यही लिखा हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बाई E2 के दो घटक होते हैं, वही क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक, जिनमें से जो लंबवत या ऊर्ध्वाधर घटक हैं वो परस्पर एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि क्षैतिज घटक आपस में ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो हमें क्या करना है, E इक्वल टू E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, दोनों को जोड़ देना है, दोनों जुड़ जाएंगे। E1 और E2 के मान हमारे पास कहाँ है, समीकरण 1 और 2 में है, मान लगा दिए। ठीक है, फिर मैथ की तरह सोल्व करना है। कोस थीटा कॉमन ले लो, 2 कोस थीटा, और कोस थीटा का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण से L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया। ठीक, Q और 2L इन्हें अगर एक साथ लिख लिया जाए तो क्या बन जाएगा, Q इंटू 2L जो होता है वो होता है P, तो ये P बन जाएगा ऊपर, और नीचे ये बन गई घाते R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात बन गई 3/2। अब L जो है वो छोटा होता है R से, तो स्क्वायर में और भी छोटा हो जाएगा, तो हम नगण्य कर देंगे। ठीक है, और कुल मिलाकर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी ये E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की घात 3। एक नंबर में वैसे भी पूछ लेता है, मौखिक भी, तो वैसे भी पता होना चाहिए। अक्षीय स्थिति में आई थी, अगर अक्षीय की बात करें तो अक्षीय स्थिति में कितनी आई थी, अक्षीय स्थिति में आई थी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R की घात 3। सही है, ध्यान रखनी है बात आपको, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में बस कितना अंतर है, ये 2 का अंतर है। सही है, यानी कि जो निरक्षीय स्थिति है उसमें आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन
आर की घात 3 और इसमें आती है 2p बटे आर की घात 3। ध्यान रखना है दोनों पॉइंटों को, एक नंबर के लिए अलग से भी मोस्ट है और डेरिवेशन तो पूरे के पूरे ही मोस्ट हैं। सो ये याद इसलिए रखना है क्योंकि एक नंबर में अगर पूछ ले आपसे कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो क्या फिर इतना लंबा डेरिवेशन करोगे क्या? नहीं ना, ठीक है। इसलिए याद होनी भी जरूरी है कि होती कितनी है। अगर यहाँ से सवाल आ जाए, ठीक है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान दे दे या वैद्युत द्विध्रुव के आवेश और लंबाइयां दे दे, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण खुद निकाल लोगे, ठीक है। और बोल दे कि इतनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र बताइए अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति में, तो सूत्र का पता होना भी जरूरी है, ठीक है। तो अच्छे से नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, इसे बढ़िया करके वीडियो को पॉज करना या स्क्रीनशॉट लेना, लेकिन अच्छे से कुल मिलाकर नोट कर लेना। अच्छे से नोट्स बनाते रहो, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो बस, और अपने नए दोस्तों को जोड़ते रहो, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते रहो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।